दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और किसी भी पार्टी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली है। हालांकि गठबंधन एनडीए गठबंधन ने बहुमत से ऊपर का आंकड़ा प्राप्त कर लिया और इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने में पीछे रह गया। और जिस तरह के सामने समाचार आ रहे हैं उसमें एनडीए अपना सरकार का दावा पेश करने जा रहा है और इंडिया गठबंधन भी लगातार इस प्रयास में कि किस तरह से वह अपने जो अलायंस पार्टनर है उसका कुनबा बढ़ा ले। लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर पिक्चर में राजनीति के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या बदलाव की संभावना है, ये सब पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात ये जो निकल आई है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे ऐसे कौन से कारण थे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बीजेपी के लिए एक उर्वरा भूमि की तरह रही है, जिसने बीजेपी को पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में मेजॉरिटी प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और इस बार बड़ा लॉस उन्हें राजनीतिक रूप से हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा की भी बात करें या राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जो बीजेपी के लिए लगातार उर्वरा भूमि की तरह काम करते रहे, वहां पर इस बार उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसने बीजेपी को जो उसकी बहुमत की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई, लेकिन लगातार वो बहुमत 2 चुनाव में प्राप्त करती इस बार में पीछे रह गई है। और इस बार उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों के सहारे अपनी जो सरकार है उसकी जो कल्पना वे कर रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, उनकी दोनों नेताओं के ऊपर, उनकी पार्टी पर निर्भर उन्हें रहना पड़ेगा। तो इन सब जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने देश के आया है, इनके क्या मायने हैं, इनके क्या निहितार्थ हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे पूरी राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह से राजनीतिक बदलाव जो आया है ये और आने वाले समय में किस तरह की राजनीति की संभावना देश में हो सकती है। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए इलाहाबाद से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता करने में। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सर, जैसे भी कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य सामने निकल के आया चुनाव के पश्चात, चुनाव परिणामों के पश्चात, इसने जिस तरह की राजनीति को बताया है, यहाँ के वोटर्स ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, वह क्या दर्शाता है देश की राजनीति में जो बदलाव की है, क्या की शुरुआत हो चुकी है? देश की जो वोटर्स का मूड है बदल रहा है, देश के मुद्दों जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं? क्या लगता है पूरे परिदृश्य को, वर्तमान की स्थिति को देखकर? धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे लगता है कि ये जो जनादेश है वो इस बात के लिए एक संदेश देता है कि सरकारों को जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो उनकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। केवल भावनात्मक मुद्दे खड़े करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का समाधान, उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आवश्यक नहीं है कि आपको जन समर्थन मिल जाए। 2014 में भी जो जन समर्थन मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वह कोई मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई ध्रुवीकरण था या कोई हिंदुत्व का नारा था, चाहे व्यक्ति विशेष के प्रति कोई आकर्षण था, ऐसा नहीं मानता। एक सरकार के तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक माहौल था और एक सरकार ने, एक पार्टी ने, एक गठबंधन ने एक अच्छे दिन का आश्वासन दिया। लोगों को लगा कि उनके जीवन के जो सवाल हैं उनका समाधान होगा। इस वजह से जन समर्थन मिला और पिछले 10 वर्षों में लोग उन्हीं सवालों का समाधान तलाश रहे थे। लेकिन अगर किसान 1 साल तक आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, चुनाव के दौरान भी अगर 1-2 राज्यों में किसान सड़कों पे बने रहेंगे, तो यह गंभीर सवाल है। इन सवालों से सरकारें बचने का प्रयास करेंगी, तो उनको इस तरह के जनादेश का भी, लोगों के जन आक्रोश का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोगों के मुद्दे थे, वो मुद्दे अहम थे और जो विपक्ष ने उनको जो सवाल खड़े किए, वो सवाल बड़ी गंभीरता के साथ लोगों ने उसको लिया और लगभग, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया हुई और इस तरह का जनादेश आया, विपक्ष को व्यापक जन समर्थन मिला। विकास के दावे तो जरूर किए जाते रहे, लेकिन विकास के नाम पर क्या है? केवल सड़कें, केवल फ्लाईओवर्स, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है। केवल यही विकास नहीं है, वह विकास का एक अंग हो सकता है, लेकिन वो विकास का मानक नहीं है। विकास के जो मानक है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा
कि अगर आप जो कार्य कर रहे हैं, उससे कितनी बहुसंख्यक जनता लाभान्वित होती है। इन बातों हवाई अड्डा खोल देने से वो भी एक तरह का विकास है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कितने प्रतिशत लोग उससे प्रभावित होते हैं? कितने प्रतिशत लोग उसका लाभ उठा लेते हैं? अगर आपके दैनिक ज़रूरतों के प्रति सरकार का रवैया बहुत ही ढुलमुल है और आप उससे आगे की चीज़ों का उल्लेख करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो यह एक मेरा मेरा अपना मानना है कि सरकार के काम-काज के को लेकर के यह टिप्पणी है। सरकार के द्वारा लोगों के सवालों को खारिज करने के प्रयासों के खिलाफ यह टिप्पणी है। जिस तरह की राजनीति, जिस तरह के एजेंडे, जिस तरह का नैरेटिव चलाने का प्रयास सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जा रहा था, उसके विरुद्ध एक तरह की यह नाराज़गी है। मेरा मानना ये है। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि जनता के जो मुद्दे हैं, अगर उन पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर है और जनता 10 साल की जो उनकी उम्मीदें थी, इसी विश्वास पे थी कि हमारी जो हमारे सरोकार हैं, उसमें कहीं न कहीं सरकारें ध्यान देंगी। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से परिणाम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश इतना अहम राज्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से हर पार्टी के लिए कि जो भी वहाँ पर लीड लेता है, उसकी बड़ी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में हो जाती है। और इस बार जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, उसने क्या भाजपा की राजनीति का जो अंतर्कलह है या अंतर्विरोध है, उसको भी कहीं न कहीं उसकी जो सामने ला दिया उसको? इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अगर सत्तारूढ़ दल या कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ दल-बदलुओं को प्रोत्साहित करेगी, अपने जो उनके कैडर के लोग हैं, जो लगातार सक्रिय हैं, संगठन के कामकाज में लगे हुए हैं, उनके स्थान पर आप नए-नए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, भले ही आगे पार्टी से जुड़े हुए हों, उनको अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, अगर आप उन कार्यकर्ताओं की अवहेलना करेंगे जो लगातार आपके संगठन को के साथ जुड़े हुए हैं या आपके संघर्षों के साथी हैं और वो बाकायदे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो यह स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप केवल अपने निर्णयों को थोपने का प्रयास करेंगे, स्थानीय नेताओं की आप अवहेलना करेंगे, जो क्षेत्रीय छत्र जिसको कहते हैं आप, तो इस तरह की स्थितियाँ आ सकती हैं। क्षेत्रीय जो राज्य विशेष के जो नेता होते हैं, उनके प्रति भी लोगों का एक आकर्षण होता है। पार्टी को, जनता को, सामान्य लोगों को संगठन के साथ, पार्टी के साथ जोड़ने में ऐसे जो राज्यों के नेता हैं, उनका भी बहुत योगदान होता है। लेकिन अगर आप उनकी उपेक्षा करेंगे, जो जो लोग लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के लिए, तो निश्चित रूप से उनमें भी एक तरह की हलचल होगी और इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। इसमें कितना ये भारतीय जनता पार्टी में कितने इसकी नकारात्मक स्थिति रही है, इसका कोई भी आंकड़ा सामने नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं में बेचैनी होगी, जो लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रहे, लेकिन उनकी अवहेलना हुई। उन नेताओं में भी बेचैनी होगी, जिनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया या जिनसे विमर्श नहीं किया गया। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दल-बदलू के जब आने से उनका अगर प्रभाव बढ़ता है पार्टी के अंदर तो निश्चित में कैडर को उसका कहीं न नाराज़गी कैडर की बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से सम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में एक जितनी सीटों की इज़ाफ़ा हुआ है, वह देश की राजनीति में इसकी जो भूमिका है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि देश की राजनीति में विपक्षी राजनीति का दखल बढ़ेगा इन परिणामों के पश्चात? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बिल्कुल बढ़ेगा। और जो वो ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उनके उनका एकीकरण और होगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम मतदाता है, वो भी एकत्रित होगा। तो उनको उनको लगा कि अगर वो एकत्रित होके इस पार्टी का सामना करेंगे, तो उनको अपने इच्छा के अनुकूल जन समर्थन मिल सकता है। मेरा मानना है कि बिल्कुल असर पड़ेगा और अलग-अलग राज्यों में इसकी व्यापकता और बढ़ेगी या उन राजनीतिक दलों को भी उस इस गठबंधन में शामिल होने के लिए एक तरह का हौसला बढ़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत है या जिनको ये उम्मीद थी कि गठबंधन से बाहर रह करके भी अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये लगभग सभी राज्यों में होगा और जो लोग विभिन्न कारणों से अपनी राजनीति से अलग होकर के जिनमें हो रही थी, मुझे लगता है कि वो टूट भी खत्म होगी और लोग अपने आप को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल टूट गए, किन्हीं कारणों से टूटे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में टूटे, सरकार के दबाव में टूटे, जिस कारण से वो टूटे। मुझे लगता है कि उनके नेताओं को और उनके लोगों को फिर
साथ आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सामूहिक रूप से एकजुट होकर के जो संघर्ष करने का जो संदेश है इसमें, वो बढ़ेगा। क्योंकि लोग ये देखने लगे हैं कि अलग-अलग मिलकर अलग-अलग रह करके आप इस लड़ाई को किसी अंजाम तक नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप मिल के लड़ते हैं, अगर आप लोगों को ये संदेश आम लोगों को ये संदेश देने की में सफल रहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत रखने वाले लोगों के बीच में आप सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीति आप के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके प्रति कोई आपकी प्रतिबद्धता भी है, तो मुझे लगता है कि लोग भी उसका समर्थन करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की राजनीति का, जिस तरह की गैर भाजपा राजनीतिक दलों में एकजुटता दिखाई पड़ेगी, वह अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार दिखाई पड़ेगा। जी। अच्छा, इन चुनाव में एक बात तो विशेष रूप से निकल कर आई है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, बसपा की बात करें, हमेशा कई अनेक वर्षों से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती रही है। पिछले अगर 3 लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बसपा का, विधानसभा चुनाव का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले 2019 के मुकाबले आज की स्थिति जो उनकी बड़ी एकदम से शून्य पे उनकी जो आंकड़ा टैली आ गई है और तमाम तरह की बातें उनको लेकर लगातार की जाती रही है। क्या बसपा के लिए ये जो चुनाव परिणाम सामने आए, जो उनकी टैली बिल्कुल जीरो पे आ गई है, क्या उनके लिए भी चेतावनी है? अगर उन्होंने रणनीति में तमाम बदलाव नहीं किए या जिस तरह का परसेप्शन उनकी राजनीति के लिए बना है, उसमें उन्होंने बदलाव नहीं किया, तो आने वाले समय में बसपा का जो भविष्य है, क्या उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? और साथ ही चंद्रशेखर रावण की जीत, क्या ये भी बसपा के लिए अलार्म है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बहुजन समाज पार्टी राजनीति करना चाहती है, तो ये तो लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले राजनीति नहीं कर पाएगी, अकेले अपना जन समर्थन बरकरार नहीं रख सकती। ये जब से ये स्थिति आई है, तो उसे लगातार लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है, और वो उसका परिणाम भी सामने आ गया कि जो न केवल कोई सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई बीएसपी, उसका मत प्रतिशत बहुत गिर गया। आज दहाई के अंक में उसके पास मत प्रतिशत भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही माहौल तैयार किया था बहुजन समाज पार्टी ने। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को वह सांप्रदायिकता के खिलाफ ही एकजुट की है। वह सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पर लोगों को उन्होंने राजनीति किया हुआ है। उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर लोगों को एक उनके सशक्तिकरण के प्रयास के तहत अपनी पार्टी को खड़ा किया। लेकिन अगर आप इससे अलग राजनीति करने वालों का विरोध करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि आप उनके पाले में खड़े दिखाई पड़ेंगे, तो लोग आपके साथ नहीं रह पाएंगे, आपका मतदाता आपके साथ नहीं खड़ा रह पाएगा। अगर एक तरफ इस देश में यह सवाल पैदा हो रहा था कि आरक्षण के ऊपर खतरा है, संविधान परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, आरोपी सही, अगर आप इस नाम पर होने वाले संघर्ष के साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मतदाता भी आपके साथ रुकेगा। वो स्थिति तो नहीं थी, और मेरा अपना मानना है कि ये बीएसपी को अपनी राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। एक तरह की चेतावनी है, एक तरह की चेतावनी है, और अगर बीएसपी ने अपनी राजनीति में संशोधन नहीं किया, तो मेरा अपना मानना यह है कि आने वाले दिनों में बीएसपी का जनाधार और गिरेगा, क्योंकि इस राजनीति के साथ बीएसपी का मतदाता अपने नेतृत्व के साथ नहीं रह सकता। उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करना चाहती है, तो उसको सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले ताकतों के साथ खड़ा होना होगा। जो एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण की उम्मीद आप नहीं कर सकते। उसमें फिर जो दलित हैं, उनके दलित हितों की भी आप चिंता नहीं कर सकते, और न दलित हित का पोषण हो पाएगा। ऐसे में तो अब बीएसपी को अपनी राजनीति के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में, अपनी कार्य योजना के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, और अगर उसमें परिवर्तन नहीं लाएगी, तो जिस तरीके से लगातार उसका मत प्रतिशत गिरता चला जा रहा है, वो मैं उसके बढ़ने की या लोगों के संगठित होने की मैं कोई संभावना नहीं देखता। जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें पूरी तरह से, जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ आज खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह का एक बड़ा समर्थन सरकार बनाने में उनका दिखाई देता है, और ऐसे में टीडीपी और जेडीयू जो राजनीति है और जो उनके एजेंडे रहे हैं, चाहे माइनॉरिटीज को लेकर जो उनकी बातचीत रही है, जो उनके वादे रहे हैं,
और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार चुनावी मंचों पर जो अपनी स्पीच दी है, तो विरोधाभास लगातार टीडीपी और उनके बीच में दिखाई देता है। तो आने वाले समय में क्या ये विरोधाभास उनका और बढ़ेगा, जो सरकार का जो अस्तित्व है या सरकार का जो भविष्य है, उस पे भी कुछ ना कुछ आने वाले समय में कुछ घटनाक्रम ऐसे आ सकते हैं जो कहीं विरोधाभास ज़्यादा प्रकट करें इन चीज़ों का लेकर? नहीं, टीडीपी और जेडीयू का बीजेपी के साथ का यह गठबंधन है, बेमेल गठबंधन। अगर आप याद कीजिए कि टीडीपी ने किस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया था बीजेपी के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। किस तरह से उनकी नीतियों में भेद है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है वो। मुसलमानों की किसी भी मांग को पे विचार करने के लिए वो तैयार नहीं है। टीडीपी ये कहती है कि वो 4% आरक्षण देंगे। वो कहते हैं कब्रिस्तानों के लिए अलग से स्थान देंगे। वो कहते हैं कि कब्रिस्तानों का अलग वो बाउंड्री वॉल बनवाएंगे। वो कहते हैं कि मौलवियों की जो को मेहनताना देंगे, जो मेहनताना मिल रहा है उसमें वृद्धि करेंगे। तो एकदम अलग तरह की राजनीति है ना, एक एक मुद्दे पर अलग है। बीजेपी कहती है कि वह यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करेगी। ये दोनों दल कहते हैं कि नहीं, हम विचार विमर्श करेंगे, इस पे हमारा अलग अलग रवैया है। वो जो अन्य मुद्दे हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से संतुष्ट नहीं है। ये जेडीयू सामाजिक सशक्तिकरण की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। कई मुद्दों पर इन दोनों दलों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद है। ये संभव नहीं है कि दोनों दल एक साथ चल सके। दोनों दलों के बीच में एक तरह की दूरी है। ये जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े हैं बिहार में, लेकिन उनकी राजनीतिक एकता या वैचारिक एकता जो है वो नहीं है। दोनों में वैचारिक विभिन्नता है, दोनों की राजनीतिक सोच में अंतर है। और अब नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना कराई, बीजेपी उसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी कहीं नहीं बोली उसके पक्ष में, अपने किसी भी राज्य में कराने के लिए तैयार नहीं है। वह यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है, नीतीश कुमार जी उसके पक्ष में नहीं है। वो अपने राज्यों में, उत्तराखंड में उन्होंने यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया, वो तो नहीं किया किसी ने। जाति जनगणना के पक्ष में नहीं खड़े हुए। तो इन दलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के दोनों दलों में मतभेद है। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भले उनका समर्थन ले ले, लेकिन व्यापक स्तर पर वैचारिक एकता नहीं है दोनों दलों में, इन दलों के बीच में बीजेपी के साथ। तो मेरा अपना मानना है कि यह जो गठबंधन है या गठजोड़ है या राजनीतिक एकता है, वह बहुत दीर्घकालिक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप एक लक्ष्य को नहीं चलती, आपकी सोच एक तरह की नहीं है, आपके मतदाता या आपके समर्थक या आपके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों के बीच में कोई समानता नहीं है, तो कितने दूर तक चल सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं? यह तो केवल ये है कि ठीक है, बीजेपी को भी सरकार बनाना है तो उनका समर्थन ले ली। चूंकि ये गठबंधन में है, इंडिया दल समूह के साथ नहीं थे, ये भी एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि यह सहयोग या समर्थन लंबे समय तक चलेगा। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि वैचारिक कहीं न कहीं भिन्नता दोनों में दलों में देखी जाती है और केसी त्यागी जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, उनका सामने आया, प्रेस वालों से पूछा। उन्होंने अग्निवीर योजना पे कहा कि जब इसमें विचार पुनः होना चाहिए और कॉमन सिविल कोड को लेकर भी उन्होंने कहा। तो अंतर्विरोध तो उनके आज स्पष्ट हो गए जब केसी त्यागी का बयान आया है। तो क्या ये अंतर्विरोध, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है और उनकी जो दीर्घकालिक जो गठबंधन है उसमें बाधा पैदा करे? तो ये तो शुरुआत किसी तरह के बयान से आज हो गई है। अच्छा, इसमें भाजपा की अगर अंदर की बात करें, जैसे कि उन्होंने कल एनडीए का नेता चुन लिया गया प्रधानमंत्री जी को, और ये कहा जा रहा है संसदीय दल की अगर मीटिंग होती तो उसके बाद एनडीए का नेता चुना जाए ज्यादा बेहतर था। तो इतनी जल्दबाजी किस लिए हो रही है ये सब, ये कहा? सरकार बनाने के लिए ये बिना सत्ता में रहने की लालसा कितनी है उसके लिए ये केवल इसीलिए जल्दी जल्दी किया जा रहा है कि कहीं कोई टूट फूट ना हो जाए। लेकिन इस तरह के जो जल्दीबाजी की कोशिशें हैं, बिना वैचारिक समानता के, बिना वैचारिक सोच के आप किसी भी संगठन, समूह या गठबंधन को लंबे समय तक नहीं चला सकते। जो
गठबंधनों के समूहों के जुड़ने का कारण होता है, वो वैचारिक धरातल होता है। आप अन्य इसके अलावा आप कोई जोड़ जो है वो लंबे दीर्घकालिक नहीं हो सकता। या तात्कालिक जरूरत के लिए बीजेपी, अगर बीजेपी अपने आग्रह पे चलेगी, अपने नीतियों कार्यक्रमों योजनाओं पर चलने का प्रयास करेगी, तो वो उसका तालमेल इन दलों के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इनकी सोच अलग है। या दोनों राजनीतिक दल अलग तरीके से सोचते हैं। वो अग्निवीर के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड भी है और टीडीपी भी है। इन तो किसी दल ने अग्निवीर का समर्थन नहीं किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस योजना को खत्म करेगी जिसके पक्ष में अब तक वो खड़ी रही है तमाम विरोध के बावजूद भी? तो ये सवाल तो है ही है। वो यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करती रही है, ये दल उसके पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों इन दलों में और भारतीय जनता पार्टी में तो प्राथमिक अंतर यही है कि वह बहुसंख्यक समाज की बात करती है या बहुत सर्व समाज की बात करते हैं। वो अल्पसंख्यकों की बात ही नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या नहीं कहती है, किस किस तरह के आरोप नहीं लगाती, और ये सबके साथ बात करते हैं। वो ये अल्पसंख्यकों के हितों को छोड़ना नहीं चाहते। एक तो मूल रूप से इन दलों में आपसी मतभेद है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का रवैया अलग है, इन दलों का रवैया अलग है। अगर आप वैचारिक स्तर में बात करेंगे तो टीडीपी और जेडीयू और बीजेपी के बीच में मतभेद रहेगा। और बीजेपी को अपने जो मूल एजेंडे हैं, जिस एजेंडे को लेकर के वो अपने समर्थकों के बीच में लोकप्रिय होना चाहती है, उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। उनके उन मुद्दों के साथ नहीं चल सकती। उनको तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिन जिन चीजों को एग्रेसिवली, बहुत ही आक्रामक तरीके से वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन चल भी पाएगा। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कहीं न कहीं मुद्दों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आता है, उन्होंने जो अपनी बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उसकी उन्होंने नैतिक रूप से ज़िम्मेदारी ली है। तो ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर और जो अन्य प्रदेश के नेता हैं, जहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ, उन पे भी दबाव पड़ सकता है देवेंद्र फडणवीस के इस स्टेप से? नहीं, निश्चित रूप से अगर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होगा तो बहुत जगहों पर इस्तीफा देना पड़ेगा। हरियाणा में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये अगर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, बीजेपी अगर इसको स्वीकार कर लेती है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में क्या होगा? जेपी नड्डा साहब का क्या भविष्य होगा? इसको बढ़ावा नहीं देगी बीजेपी। अगर इसको बढ़ावा देने की कोशिश, अगर बढ़ावा देती है या स्वीकार करती है, तो फिर अन्य राज्यों में भी इसको अनरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। बिहार में भी भले वो गठबंधन 30 सीटें जीत के आया हो, लेकिन 10 सीटें तो हारी है। ऐसा नहीं हो सकता ना। पश्चिम बंगाल में उसका कितनी बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कई सीटें आप हार गए। तो ऐसा नहीं है, इसको मुझे नहीं लगता। वो तो फडणवीस साहब ने जो कहा है उनका अपना करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इस घटनाक्रम को या त्यागपत्र के सिलसिले को या इस तरह की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि फिर उसके संगठन के ऊपर तमाम तरह के संकट पैदा होंगे। जी जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम तरह के संकट पैदा हो जाए ना, अगर इस तरह की वो चीज़ों को स्वीकार करते हैं, तो नैतिक रूप से उन पे भी खुद दबाव बढ़ जाएगा खुद ही। और कार्यक्रम का अंत में आते हैं, आने वाले समय में किस तरह की राजनीति को आप देख पा रहे हैं, विपक्ष के दृष्टिकोण से भी, सत्ता पक्ष के दृष्टिकोण से, दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, के दृष्टिकोण से किस तरह की राजनीति देश में आने वाले समय में दिखाई देगी? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष और मजबूत होगा और वो जो जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ेगा और अपने साथ अन्य दलों को भी जोड़ने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिव हिंदुत्व की बात करती रही है, उससे अपने आप को पीछे ले जाएगी। उस पर जोर नहीं देगी। अगर उसको अपना सरकार चलाना है, उसको अपने तमाम निर्णयों को जो आक्रामक तरीके से लागू कर रही थी, उसको छोड़ेगी। लेकिन विपक्ष की गतिविधियां बढ़ेंगी और विपक्ष का तेवर संसद के भीतर भी बहुत आक्रामक रहेगा और सरकार को हर स्तर पर घेरने का प्रयास करेगी। जी
जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्ष की निश्चित रूप से राजनीति में जोश तो उनका आ गया, विश्वास भी बढ़ गया और लगातार कहीं न कहीं आने वाले समय में देखेंगे राजनीति में किस तरह से परिवर्तन की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, वह भी किस तरह से सामने आती है। और इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम दे देता हूँ। आपने जिस तरह से पूरे राजनीतिक परिदृश्य का आकलन किया, विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।